नए साल की शुरुआत ही कुछ धमाकेदार हुई है। साल की शुरुआत से ही पिछले साल हुए कुछ बदलावों और जजमेंट्स पर हमें विवाद देखने को मिल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिनका टेन्योर इस नए साल में नवंबर 2024 को खत्म होने वाला है और जिन्होंने अब तक के अपने टेन्योर में कई मेजर चेंजेस, डिसीजंस और इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन पर 2023 के अंत तक उंगलियां उठती हुई देखने को मिली थी। 2024 के पहले ही दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन उठते सवालों पर अपना स्टैंड बताते हुए PTI न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिछले साल कई फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस, सीनियर लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को गलत बताया था और सब बेसब्री से इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन भी जानना चाह रहे थे। तो अब 2024 के शुरू में ही हमें उनका ओपिनियन मिल चुका है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स और क्रिटिसिज्म्स पर अपने पक्ष को रखा है, जिसमें से इस साल का बिगेस्ट इवेंट अयोध्या राम मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। 2023 का सबसे बड़ा और हिस्टोरिक जजमेंट आर्टिकल 370 पर उन्हें कहते हुए सुना गया that judges decide a case according to the constitution and the law। उन्होंने PTI को बताया, so far as we are concerned, we decide according to the constitution and the law। I don't think it will be appropriate for me either to respond to the criticism or mount a defense to my judgment। What we have said in my judgment is reflected in the reason present in the signed judgment and I must leave it at that। आप तो जानते ही हैं कि 11 दिसंबर को 5 जज बेंच द्वारा पास किए गए इस जजमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगस्त 5, 2019 के डिसीजन टू स्क्रैप स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को वैलिड बताया था। जजमेंट सुनाते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि कोर्ट गवर्नमेंट ऑर्डर की वैलिडिटी और जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के इंटीग्रल पार्ट होने पर रूल नहीं कर सकता। साथ ही टॉप कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड को एट द अर्लीस्ट रिस्टोर करने और सितंबर 30, 2024 की डेडलाइन देते हुए वहां असेंबली इलेक्शंस होल्ड करने को कहा था। इस हिस्टोरिक जजमेंट के आते ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट इंक्लूडिंग फली नरीमन एंड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज RF नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट को काफी क्रिटिसाइज किया। फली नरीमन सेड that the verdict was an incorrect appreciation of the constitution। वहीं RF Nariman also said that the Supreme Court allowed this unconstitutional act to go forward and the said verdict was very disturbing। तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के अगेंस्ट इन क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड करने से रिफ्यूज करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, We have a constitution which protects the right to freedom of speech and expression and therefore people are entitled to exercise their right to freedom of speech and expression, to critique, to criticize, to appreciate। उनका मानना है कि जजेस जो केस में डिसाइड करते हैं उसे अपने वर्डिक्ट के थ्रू डिलीवर करते हैं। एक बार वो डिलीवर हो जाए तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। He said, until a judgment is delivered, the process is confined to the judges who are involved in the decision of that case। Once we arrived at a decision and the judgment is pronounced, it's public property। It's a property of the nation। We are a free society। सिर्फ आर्टिकल 370 ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और भी कई इश्यूज जैसे कि अयोध्या वर्डिक्ट, सेम सेक्स मैरिज, कॉलेजियम सिस्टम एक्सेट्रा पर भी अपने व्यूज सामने रखे हैं। जैसे कि सबको नॉलेज है कि 2024 की मेन हाईलाइट अयोध्या में राम मंदिर की ओपनिंग है। 4 साल पहले आए अयोध्या डिस्प्यूट पर लैंडमार्क जजमेंट ने नेशन की हिस्ट्री पर एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाला है। सोमवार को इंटरव्यू के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 5 जज बेंच द्वारा पास्ड इस जजमेंट के कलेक्टिव नेचर की बात की थी। उन्होंने कहा कि कोई भी सिंगल जज इंक्लूडिंग हिमसेल्फ was not credited as the author of the ruling। नवंबर 9, 2019 में इशूड इस जजमेंट ने सदियों से चले आ रहे एक कंटेंशियस इशू को रिजॉल्व किया था। द बेंच led by then Chief Justice of India Ranjan Gogoi not only facilitated the construction of Ram Mandir at the contested site but also directed that a separate 5-acre parcel of land be allocated for the building of a mosque within the city of Ayodhya। PTI को इंटरव्यू देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिहाइंड द सीन्स के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की डिटेल्स को डिस्क्लोज किया और एक्सप्लेन किया कि जजेस एक कंसेंसस पर पहुंचे ताकि वर्डिक्ट को कोर्ट की एक यूनिफाइड आवाज बना के प्रेजेंट किया जा सके, ना कि किसी इंडिविजुअल को एट्रीब्यूट करते हुए। He said, when the 5 judge bench set to deliberate on the judgment, as we all do before a judgment is pronounced, we all decided unanimously that this will be a judgment of the court and therefore there was no authorship ascribed to any individual judge। After this, he added, the case has a long history of conflict of diverse viewpoints based on the history of the nation and all those who were part of the bench decided that this will be a judgment of the court। The court will speak through one voice and the idea of doing so was to send a clear message
that all of us stood together not only in the ultimate outcome but in the reasons indicated in the judgment। ये कहते हुए उन्होंने अपने आंसर को क्लोज कर दिया। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच ने क्वेयर कम्युनिटी को सेम सेक्स मैरिज राइट्स के इशू से डिनाई कर दिया था। तो इसी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है दैट द आउटकम ऑफ अ केस इज नेवर पर्सनल टू अ जज एंड ही हैज नो रिग्रेट्स। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक्नॉलेज किया कि LGBTQIA++ कम्युनिटी ने बहुत लंबी और हार्ड बैटल लड़ी है फॉर रियलाइजिंग देयर राइट्स, but judges do not associate themselves with a cause and having decided the case now, he has left it at that। CGI ने स्टेट किया, one thing which our training teaches us is that once you deliver a judgment in a case, you kind of distance yourself from the outcome। Outcomes are never in that sense something which are personal to a judge। You decide a case based on your vision of the constitution, on what you believe the vision of a just society for the future is in constitutional terms, which is what I have done। उन्होंने बताया कि उन्हें कभी कोई रिग्रेट्स नहीं रहे हैं। वो बहुत से केसेस में मेजॉरिटी में रहे हैं और कई केसेस में माइनॉरिटी में भी। सेम सेक्स मैरिज पर अपने जजमेंट को डिसाइड करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, Having decided a case, I leave it at that, and I will leave it for the future of our society to judge what course the society should take। LGBTQ+ कम्युनिटी ने इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट ना करते हुए 1 नवंबर 2023 को रिव्यू पिटीशन फाइल की है, saying legislative choices see same-sex couples as less than human by denying them equal rights। और बाकी के जो मेन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स 2023 में उठे थे वो NJAC और कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड थे। इंटरव्यू में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को कभी काम करने का चांस नहीं मिला, leading to angst in political circles and friction in the working of the collegium system। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में पावर में आने के बाद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट को इनैक्ट कर दिया। The NJAC tasked with the responsibility of making judicial appointments comprise the Chief Justice of India, 2 senior Supreme Court judges, the Union Law Minister, and 2 other eminent persons nominated by Chief Justice of India, the Prime Minister, and the leader of the opposition in the Lok Sabha। लेकिन अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया था। कोलेजियम सिस्टम पर क्रिटिसिज्म्स को रिस्पॉन्ड करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने कहा, टू से दैट द कोलेजियम सिस्टम इज लैकिंग इन ट्रांसपेरेंसी वुड नॉट बी करेक्ट। वी हैव टेकन स्टेप्स टू इंश्योर that greater transparency is maintained, a sense of objectivity in the decision making process is maintained। But I must also share something that's my caveat। When we consider judges for appointment in the Supreme Court, we are dealing with the careers of sitting judges of the High Court। Obviously, therefore, the deliberations that take place within the collegium can't be put out in the public realm of a variety of reasons। Many of our decisions are on the privacy of the judges who are under consideration for appointment to the Supreme Court। Those deliberations, if they have to take place in a free and candid atmosphere, can't be the subject matter of video recording or documentation। That is not the system which the Indian Constitution has adopted। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सोसाइटी को डाइवर्स बताते हुए कहा कि प्रोसेस को क्रिटिसाइज करना बहुत इजी है, लेकिन मैं अब इस प्रोसेस का पार्ट कितने सालों से हूँ तो मैं ये आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि हमारे जजेस ने हर एक एफर्ट लिया है कि जजेस की अपॉइंटमेंट से पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन को इंश्योर किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के नाते वो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लेड डाउन लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए बाउंड है। इस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जुडिशरी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस को आंसर करते हुए अपने विचारों को सबके सामने रखा है। तो देखना ये है कि क्या उनका ये क्लैरिफिकेशन उन्हें लोगों की नजरों में फिर से गुड लाइट में ला पाएगा या नहीं। दैट इज ऑल फॉर दिस न्यूज। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर।